नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब क्या होता है? और अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें तो कुछ तो नाम से ही क्लियर है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत सारे फाइनेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करती है, लेकिन ट्रेडिशनल सेंस में जिस तरीके से बैंक्स फंक्शन करते हैं वैसे फंक्शन नहीं करती है, उसे बुलाया जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी ये अपने आप में ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसी कंपनी होती है जो कि लोन्स देने का काम करती है, जो कि एडवांसेस देने का काम करती है, लेकिन साथ ही साथ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स या चिट फंड्स, इंश्योरेंस वगैरह इनके एक्विजिशन और इनके सेलिंग के बिजनेस में भी ऑपरेट करती है, फंक्शन करती है। ऐसी कंपनी को कहा जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। देखो, अगर मोटा मोटा और बहुत इजी तौर पे दिमाग में बिठाना है तो बहुत सिंपल तौर पे याद रखो कि एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत सारे फाइनेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करती है, लेकिन ट्रेडिशनल सेंस में जिस तरीके से बैंक्स फंक्शन करते हैं वैसे फंक्शन नहीं करती है, उस कंपनी को बुलाया जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बैंक्स की बात करते हैं तो बैंक्स जो है वो डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, बैंक्स जो है वो टाइम डिपॉजिट्स को भी एक्सेप्ट करते हैं, ये ऑलरेडी हमको पता है। लेकिन जब बात आती है एनबीएफसीज के बारे में तो एनबीएफसीज जो हैं वो डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती हैं फ्रॉम द पब्लिक। बैंक्स डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स दोनों को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एनबीएफसीज जो हैं वो डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती हैं फ्रॉम द पब्लिक। हालांकि कुछ एनबीएफसीज ऐसी होती हैं जो कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन ये भी जो एनबीएफसीज हैं वो सिर्फ टाइम डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती हैं। ये जितनी भी एनबीएफसीज हैं वो किसी भी सूरत में डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती हैं फ्रॉम द पब्लिक। ये जितने भी बैंक्स होते हैं वो आरबीआई के साथ में रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन ये जितनी भी एनबीएफसीज हैं वो सारी आरबीआई के साथ में रजिस्टर्ड नहीं है। तो बहुत सिंपल, एक ऐसी कंपनी जो कि फाइनेंशियल फंक्शंस को तो परफॉर्म कर रही है, जैसे लोन्स देने का काम कर रही है, जैसे एडवांसेस देने का काम कर रही है, लेकिन ट्रेडिशनल सेंस में जैसे बैंक्स फंक्शन करते हैं वैसे फंक्शन नहीं करती है, उसे कहा जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अच्छा, किसी भी कंपनी को एनबीएफसी होने के लिए कुछ और कंडीशंस को फुलफिल करना होता है, जैसे जो भी कंपनी है उसकी जितनी भी टोटल एसेट्स हैं उन टोटल एसेट्स में से मोर देन 50% जो है फाइनेंशियल एसेट्स होनी ही होनी चाहिए। कंपनी की जितनी भी टोटल एसेट्स हैं उनमें से मोर देन 50% फाइनेंशियल एसेट्स होनी ही होनी चाहिए। दूसरा, कंपनी की जितनी भी ग्रॉस इनकम है उस ग्रॉस इनकम में से मोर देन 50% इनकम फाइनेंशियल एसेट से आनी ही आनी चाहिए। जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब किसी कंपनी को कहा जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अच्छा, एक फैक्ट है, 2016 में गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई, 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया इन दी एनबीएफसीज। मतलब 2016 से 100% एफडीआई इज अलाउड इन दी एनबीएफसीज। बहुत सिंपल, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि एनबीएफसी का मतलब क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब क्या होता है। देखो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि दिमाग में एक बार में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। एक ऐसी कंपनी, और ये बहुत सिंपल तौर पर डिफाइन कर रहे हैं हम, एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत सारे फाइनेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करती है, लेकिन ट्रेडिशनल सेंस में जैसे बैंक्स फंक्शन करते हैं वैसे फंक्शन नहीं करती है, उसे कहा जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी अपने आप में बेहद ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जैसे लोन्स देने का काम कर रही है कंपनी, एडवांसेस देने का काम कर रही है कंपनी, लेकिन साथ ही साथ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या चिट फंड्स, इंश्योरेंस वगैरह इनको अक्वायर करना, इनको सेल करना, उस बिजनेस में भी ऑपरेट कर रही है, फंक्शन कर रही है। ये जो एनबीएफसीज होती हैं वो डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं। ये जो एनबीएफसीज होती हैं वो सारी की सारी आरबीआई के साथ में रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। किसी भी कंपनी को एनबीएफसी होने के लिए उसकी जितनी भी टोटल एसेट्स हैं उसमें से मोर देन 50% फाइनेंशियल एसेट्स होनी ही होनी चाहिए। उसकी जितनी भी ग्रॉस इनकम है उसमें से मोर देन 50% इनकम फाइनेंशियल एसेट से आनी ही आनी चाहिए। जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब किसी कंपनी को बुलाया जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और 2016 से 100% एफडीआई इज अलाउड इन दी एनबीएफसीज। अच्छा, बैंक्स और एनबीएफसीज के बीच में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं
उन सभी डिफरेंसेस के बारे में हम डिटेल में आगे चलते हुए इसी सेशन में बातचीत करेंगे, लेकिन हाँ कुछ डिफरेंसेस आपको यहाँ पे भी दिख रहे होंगे। अच्छा, फिर इसके बाद बात की गई है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। हमारी कंट्री में बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको रेगुलेट करता है आरबीआई। कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। थोड़ा ध्यान देना, यहां हम बात कर रहे थे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में, और यहां हम बात कर रहे हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज? एक होते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे नाबार्ड है, जैसे सिडबी है, जैसे एनएचबी है, जैसे एक्सिम बैंक है, इन सब के बारे में पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा है। फिर दूसरे होते हैं प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर्स जैसे बैंक प्राइमरी डीलर्स होते हैं, जैसे स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स होते हैं, इनके बारे में आगे चलते हुए हम बातचीत करेंगे। और तीसरी कैटेगरी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। और ये जो एनबीएफसीज होती हैं, इनको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज? कुछ होती हैं डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, ऐसी एनबीएफसीज जो कि डिपॉजिट्स लेती हैं, लेकिन ये जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होती हैं, ये भी सिर्फ टाइम डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती हैं। फिर दूसरी होती हैं नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, ऐसी एनबीएफसीज जो कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती ही नहीं है। और तीसरी होती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। अच्छा, ये जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होती हैं, इनको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है। कुछ होती हैं सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? कि ये ऐसी एनबीएफसीज हैं जो कि डिपॉजिट्स को तो एक्सेप्ट नहीं करती हैं, लेकिन अपने आप में इतनी बड़ी हैं कि कल को अगर ये फेल हो गई किसी भी रीजन की वजह से, तो हमारे इकोनॉमी को बहुत सीवियर नुकसान होगा, हमारी इकोनॉमी बहुत सीवियरली हार्म होगी, और इसीलिए इनको बुलाया जाता है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। और फिर बची हुई एनबीएफसीज जो कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती हैं, लेकिन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, अपने आप में उतनी बड़ी नहीं होती हैं। बहुत सिंपल। एक हमने बात की एनबीएफसी के बारे में, एनबीएफसी होपफुली आपको समझ में आया होगा। दूसरा हमने बात की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है। एक होती हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे नाबार्ड है, जैसे सिडबी है, जैसे एनएचबी है, जैसे एक्सिम बैंक है, इन सब के बारे में पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा है। दूसरे प्राइमरी डीलर्स होते हैं, जैसे बैंक प्राइमरी डीलर्स हैं, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं, इनके बारे में आगे चलते हम बात करेंगे। और तीसरी कैटेगरी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, और इनको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है। कुछ होती हैं डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, लेकिन ये जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होती हैं, ये भी सिर्फ टाइम डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती हैं। कुछ होती हैं नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, और कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं। ये जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होती हैं, इनमें से भी कुछ होती हैं सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, और कुछ होती हैं नॉर्मल वाली नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। अच्छा, फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं मेजर टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज के बारे में। एनबीएफसीज के कौन कौन से मेजर टाइप्स हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। देखो, एक एक करके देख लेते हैं, और मैं पहले ही बोल देता हूं कि ये जितने भी मेजर टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज हैं, इनमें 2 चीजें दिमाग में रखना। एक तो इनको बहुत बेसिक तौर पे नोट्स में अपने लिखते रहो, एक एक लाइन में कि कब इस्टेब्लिश किया गया, इसका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, वो लिखते रहो। और दूसरा, अगर इनमें से कोई करंट न्यूज में आ जाए तो उसको पूरे डिटेल में पढ़ना। बाकी अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखोगे तो इनको सिर्फ मोटा मोटा याद रखना होता है, और ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा अगर आप पिछले साल के, पिछले 5-7 साल के जो भी पेपर्स है उनको देखोगे। अगर आप ये देखोगे कि कौन से टॉपिक में से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, फिर आपको ये समझ में आने लगेगा कि किस टॉपिक पे ज़्यादा दिमाग लगाना है, किस टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना है, और किसको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनबीएफसीज के बारे में हमें पढ़ना है और पूरा ढंग से पढ़ना है, लेकिन जब टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज की बात आती है तो बहुत सिंपल तौर पे ब्रॉड तरीके से देखते जाओ और ब्रॉड तरीके से लिखते जाओ। लेकिन इतना दिमाग में रखना कि अगर कोई करंट न्यूज में आ जाए तो फिर पूरा डेप्थ से उसके बारे में जानकारी लेना। देखो, टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज। एक एनबीएफसी आईसीसी है, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी।
इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी नाम से ही क्लियर है, इसका काम क्या है? इसका काम है लेंडिंग करना और इसका काम है इन्वेस्टमेंट। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी है, इट इज इनटू द बिजनेस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2019 में। कब स्टैब्लिश किया गया था? 2019 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। 2019 से पहले तक 3 कंपनीज हुआ करती थी। एक होती थी एसेट फाइनेंस कंपनी, अगर एसेट्स का क्रिएशन करना है तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ रही है तो ये एसेट फाइनेंस कंपनी पैसा दिया करती थी। दूसरी हुआ करती थी इन्वेस्टमेंट कंपनी, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है आपको और पैसे की जरूरत पड़ रही है तो ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये पैसा दिया करती थी। और तीसरी हुआ करती थी लोन कंपनी। इन तीनों को, एसेट फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी और लोन कंपनी, इन तीनों को मर्ज किया गया और 2019 में स्टैब्लिश किया गया इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी को। और ये जो इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी है ये काम करती है लेंडिंग का, पैसा देती है लोन के तौर पे और इन्वेस्टमेंट भी करती है। देखो बड़ा सिंपल, 2 चीजें याद रखो इसमें, एनबीएफसी आईसीसी, एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, उसका काम क्या है? लेंडिंग करना और इन्वेस्टमेंट करना। कब स्टैब्लिश किया गया? 2019 में स्टैब्लिश किया गया। दूसरा है एनबीएफसी आईएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी नाम से क्लियर है, ये जितने भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए फाइनेंस देने का काम किसका है? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का। जैसे आपको कोई हाईवे बनाना है, अभी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, आपको पैसे की जरूरत है, आप जाओ इस एनबीएफसी के पास में, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के पास में, ये आपको पैसा देगी। और ये नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग लोन कंपनी है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती है लेकिन हाँ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। अच्छा, आईएफसी होने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी होने के लिए क्राइटेरिया क्या है, कंडीशंस क्या है? एक तो ये है कि जितनी भी टोटल एसेट्स हैं किसी भी एनबीएफसी आईएफसी के पास में, उसमें से कम 75% ऑफ द एसेट्स जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स के तौर पे दी जानी चाहिए। जितनी भी टोटल एसेट्स हैं किसी भी एनबीएफसी आईएफसी के पास में, उसमें से 75% एसेट्स जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के तौर पे दी जानी चाहिए। दूसरा, एनबीएफसी आईएफसी का जो मिनिमम नेटवर्थ है वो कितना होना चाहिए? 300 करोड़ होना चाहिए। मिनिमम नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 300 करोड़ होना चाहिए। CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, CRAR क्या होता है इसके बारे में आगे चलते हुए हम पढ़ेंगे और ब्रीफली हमने पहले भी बात की हुई है। ये जो CRAR है वो आईएफसी के लिए कितना होना चाहिए? 15% होना चाहिए। और आईएफसी के लिए जो मिनिमम क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए वो A होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि देखती हैं कि किस तरीके से ये जो एनबीएफसीज हैं वो काम कर रही हैं और उस काम के बेसिस पे इनको रेटिंग्स देती हैं। तो कोई भी अगर आईएफसी वाली एनएफसी है तो उसके पास में कम से कम कितनी क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए? A होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने पहले ही बोल दिया कि एक एक लाइन में लिखते जाओ, पेज ले लो, पेन ले लो और साथ के साथ लिखते जाओ। एक कॉलम में लिखो एनबीएफसी आईसीसी, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। 2 चीजें याद रखनी है, एक ही याद रखनी है। एक तो नाम से क्लियर है, काम क्या है? काम है लेंडिंग का, काम है इन्वेस्टमेंट का, वो तो नाम से ही क्लियर है। स्टैब्लिश कब किया गया है? 2019 में स्टैब्लिश किया गया है। फिर दूसरा एनबीएफसी आईएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, नाम से ही क्लियर है, काम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना, नॉन डिपॉजिट टेकिंग है। क्राइटेरिया में 3 चीजें याद रख लो। क्राइटेरिया में 3 चीजें कौन सी? कि टोटल एसेट्स का जो मिनिमम 75% है वो कहां जाना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स में। मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 300 करोड़। और मिनिमम क्रेडिट रेटिंग कितनी होनी चाहिए? A या उसके बराबर। CRAR याद रह जाए तो कितना रहना चाहिए? 15% रहना चाहिए। फिर उसके बाद एनबीएफसी एसआई, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। एसआई मतलब सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब देखो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी नाम से क्लियर होना चाहिए। ये जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी नाम की एनबीएफसीज होती हैं ये क्या करती हैं? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती हैं कंपनीज में, इक्विटी शेयर्स में, उनके प्रेफरेंस शेयर्स में, उनके डेट्स में, उनके लोन्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती है ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, डिपॉजिट्स नहीं लेती है और सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है इसका मतलब क्या है कि कल को अगर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी फेल हो गई तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत सीवियरली हार्म होगी, उसको बहुत सीवियर नुकसान होगा।
अच्छा, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के होने के लिए क्या कंडीशंस है? एक तो कम से कम, या ये कहें कि मोर देन 90% ऑफ द टोटल एसेट्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में होनी चाहिए। ये जो भी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी उसकी मोर देन 90% ऑफ द टोटल एसेट्स इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में होनी चाहिए। और ये जो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में मोर देन 90% ऑफ द टोटल एसेट्स होनी चाहिए, उसमें से भी मोर देन 60% जो है वो इक्विटी शेयर्स में होना चाहिए। या ये कहें कि 60% से कम जो है वो इक्विटी शेयर्स में नहीं होना चाहिए, कम से कम 60% इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इक्विटी शेयर्स में होने चाहिए। एसेट साइज कितना होना चाहिए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का? 100 करोड़ का होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? 100 करोड़ का होना चाहिए। और ये जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये पब्लिक से फंड्स को एक्सेप्ट कर लेती है, पब्लिक से फंड्स को एक्सेप्ट कर लेती है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। एक लाइन में लिखो, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। मैं फिर बता रहा हूं, अगर और जगह पे आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत एक एक लाइन में ही लिखा हुआ है। नितिन सिंघानिया में तो फिर भी 2-4 चीजें एक्सप्लेन कर दी गई हैं कि भैया ये चीज है क्या, वरना यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जितने भी सेशंस आप देखोगे वहां सिर्फ एक एक लाइन में लिखा हुआ है कि आईसीसी क्या है या फिर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या है, सिर्फ एक लाइन में लिख देंगे। यहां तो अच्छी चीज ये की गई है कि कम से कम क्राइटेरिया थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया गया है। और वहीं पे आपको थोड़ा सा एज होगा कि अगर आपको कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की एक लाइन ये भी पता है कि एसेट साइज 100 करोड़ होता है, तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में काम आ जाएगा, कहीं ना कहीं मेंस में काम आ जाएगा। उतना ही दिमाग लगाना, एक एक लाइन में लिखते जाओ और एक एक लाइन में लिखते जाओ। अगर एक एक लाइन की चीज़ों को याद रख लोगे वहीं आपको थोड़ा सा एज मिल जाएगा। तो ध्यान देना, ये चीज़ें बोरिंग लगती हैं और इसीलिए मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ। लोग इकोनॉमी से इसलिए नहीं भागते हैं कि उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, लोग इकोनॉमी से इसलिए भागते हैं कि कभी कभी बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं, बहुत सारा जो डेटा है वो एक साथ दे दिया जाता है और वो मजबूरी है इकोनॉमी की, देना पड़ता है। लेकिन इससे भागना नहीं, इसको देखना, ढंग से 4-6 बार रिवाइज करोगे ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। मतलब ये जितना मैं पढ़ा रहा हूं आज के सेशन में एनबीएफसीज के बारे में, इसमें से ऑलमोस्ट 80% मेरे को याद है, 20% याद नहीं होगा, फॉर श्योर सी बात है। या ऐसा कर लेते हैं कि 70% याद है। ये याद करना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इसको बहुत बार रिवाइज किया है, कई बार रिवाइज किया है, कई बार पढ़ा है तो ऑटोमेटिकली याद हो गया है। और अगर मेरे को याद है तो आपको भी याद हो जाएगा, तो टाइम लगाना पड़ेगा। देखो दोबारा से देख लेते हैं। एनबीएफसी आईसीसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट का काम करती है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2019 में। एनबीएफसी आईएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जितने भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करने का काम करती है। नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती है। कंडीशन क्या है? मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 300 करोड़ और जितना भी टोटल एसेट्स हैं उसका 75% जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स में जाना चाहिए। मिनिमम क्रेडिट रेटिंग कितनी होनी चाहिए? ए या उसके बराबर। और CRAR कितना होना चाहिए? 15% होना चाहिए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। फिर हम बात कर रहे थे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट होती है ये, नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती है ये, और इनका काम क्या है? कंपनीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रख लो कि एसेट साइज कितना होना चाहिए? 100 करोड़ का होना चाहिए। और दूसरा, पब्लिक फंड्स को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्सेप्ट करती है। फिर तीसरा है IDF NBFC इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड ये भी नाम से क्लियर है। ये क्या करती है? इट फैसिलिटेट्स लॉन्ग टर्म लोन्स इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स देने का काम करती है। और इसके पास में फंड्स कहाँ से आते हैं? ये जो है वो रुपीस के डिनोमिनेशन में या डॉलर्स के डिनोमिनेशन में बॉन्ड्स इश्यू करती है और उन बॉन्ड्स की मिनिमम मैच्योरिटी होती है 5 साल की। तो इन बॉन्ड्स के थ्रू इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के पास में पैसा आता है और उस पैसे से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है वो लॉन्ग टर्म लोन्स देता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। बहुत सिंपल सी बातचीत। फिर इसके बाद एक एनबीएफसी है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, MFI NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ये जो छोटे छोटे लोन्स दिए जाते हैं, जैसे कोई सब्जी बेचने वाला है या कोई छोटा मोटा काम करने वाला व्यापारी है, उसको पैसा चाहिए तो उसको पैसा देने का काम कौन करता है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं ये माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग करते हैं, नॉन डिपॉजिट टेकिंग होते हैं ये भी। और इनको स्टैब्लिश किया गया था मालेगांव कमेटी की रिकमेंडेशन पे। फिर इसके बाद है फैक्टर NBFC। फैक्टर NBFCs क्या होती हैं? ऐसी NBFCs जो कि फैक्टरिंग के बिजनेस में फंक्शन करती हैं। फैक्टरिंग के बिजनेस का मतलब क्या होता है? अगर बहुत सिंपल तौर पे एक्सप्लेन करें तो मान लेते हैं कि आपकी कोई कंपनी है और आपने इस कंपनी के लिए किसी B सेलर से 10 करोड़ रुपए का सामान मांगा।
आपने 10 करोड़ रुपए का सामान ऑर्डर किया। अब ये जो सामान है उसका ऑर्डर हुआ और ऑर्डर होने के बाद आप तक पहुंचने में इस सामान को लगेंगे 30 दिन। कितने दिन लगेंगे? 30 दिन लगेंगे। और आप क्या कह रहे हो इस बी कंपनी को कि भाई जब मेरे पास सामान आ जाएगा तब मैं तेरे को 10 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दूंगा, पहले कैसे करूं? लेकिन बीच में टाइम कितना लग रहा है? 30 दिन लग रहा है। अब ये जो बी कंपनी है ये 30 दिन तक तो वेट नहीं कर सकती है, इसका तो आए दिन काम चलता है, इसको तो पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ये बी कंपनी क्या करेगी? ये जाएगी फैक्टर एनबीएफसी के पास में और इस फैक्टर एनबीएफसी को बोलेगी कि यार मेरा जो अकाउंट रिसीवेबल्स है, मतलब जो पैसा मेरे अकाउंट में आने वाला है वो 10 करोड़ रुपए है, लेकिन ये जो 10 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में आएगा वो 30 दिन के बाद आएगा। मीनवाइल ये जो इंटरमीडिएट पीरियड है, ये जो बीच के 30 दिन है, उन 30 दिन में मेरे को बिजनेस चलाना है, अपना काम चलाना है, तो मेरे को कुछ पैसा आप दे दो। तो ये जो फैक्टर एनबीएफसी है ये शॉर्ट टर्म मनी प्रोवाइड कर देगी अपने इस क्लाइंट को, अपने इस बी क्लाइंट को, अगेंस्ट हिज इनवॉइसेस एंड अकाउंट रिसीवेबल्स। भाई एनबीएफसी को दिख रहा है ना कि अगले के पास में 30 दिन के बाद 10 करोड़ रुपया आने वाला है, तो क्योंकि इसको पता है कि इसके अकाउंट में पैसा आने वाला है, तो ये जो फैक्टर एनबीएफसी है वो उस इंटरमीडिएट पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म मनी दे देगी अपने इस क्लाइंट को, ताकि इस क्लाइंट का जो बिजनेस है वो चलता रहे। फिर होती है मॉर्टगेज गारंटी कंपनी। ऐसे एनबीएफसीज जिनका कम से कम 90% बिजनेस जो है वो मॉर्टगेज गारंटी बिजनेस के थ्रू चलता है, उनको बुलाया जाता है मॉर्टगेज गारंटी कंपनी। मॉर्टगेज गारंटी क्या होती है? देखो सिंपल तौर पे अगर समझें, आपका कोई दोस्त है एक्स, इस आपके दोस्त ने किसी जेड इंसान से लोन लिया, मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए का। कितने रुपए का लोन लिया? 1 करोड़ रुपए का लोन लिया। लेकिन ये जो जेड इंसान 1 करोड़ रुपए का लोन दे रहा है आपके एक्स दोस्त को, इस जेड इंसान को एक्स पे भरोसा नहीं है लेकिन आप पे भरोसा है। तो आप गए इस जेड इंसान के पास में और बोले कि भाई साहब 1 करोड़ रुपए का लोन दे दो, मैं गारंटी दे रहा हूं, इस मॉर्टगेज की गारंटी मेरी है कि अगर ये एक्स जो कि मेरा दोस्त है, अगर ये पैसा नहीं लौटा पाया तो मैं आपको पैसा लौटाऊंगा। वैसे ही जब आपके ब्याह पे कोई मॉर्टगेज गारंटी कंपनी गारंटी देती है और उसका जो 90% बिजनेस है वो इसी मॉर्टगेज गारंटी बिजनेस के थ्रू चल रहा होता है, तो उसे बुलाया जाता है मॉर्टगेज गारंटी कंपनी एनबीएफसी। और इसका जो नेट फंड है वो कितना होना चाहिए? 100 करोड़ का होना चाहिए। नेट फंड कितना होना चाहिए? 100 करोड़ का होना चाहिए। भाई आप गारंटी दे रहे हो तो किसी बेसिस पे गारंटी दे रहे होगे ना, तो उस गारंटी के लिए आपको बैक करने के लिए आपके पास में कितना होना चाहिए? 100 करोड़ रुपया होना चाहिए। फिर होती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, पिछले सेशन में भी हमने इनके बारे में पढ़ा था। बेसिकली हाउसिंग को फाइनेंस करने के लिए कामकाज करती हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं इनको पहले रेगुलेट किया करता था एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, लेकिन आज के डेट में ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है इनको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई इनको रेगुलेट करता है। पेज लो, उस पेज में छोटा छोटा लिखते जाओ। एक हमने बात की आईसीसी एनबीएफसी के बारे में, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी के बारे में। लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट का काम है। कब स्टैब्लिश किया गया है? 2019 में स्टैब्लिश किया गया है। दूसरा हमने बात की आईएफसी एनएफसी के बारे में, एनबीएफसी के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा देने का, फाइनेंस करने का काम है, नॉन डिपॉजिट है। और क्राइटेरिया क्या है आईएफसी के लिए कि आपका जो टोटल एसेट्स हैं उसमें से मिनिमम 75% जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के तौर पर जाने चाहिए। मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 300 करोड़। मिनिमम क्रेडिट रेटिंग कितनी होनी चाहिए? ए या उसके बराबर। फिर बात की कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी होती है, ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती है और ये कंपनीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती है। इसमें जो एसेट साइज है वो कितना होना चाहिए? 100 करोड़ का। और ये जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होती हैं ये पब्लिक फंड्स को भी एक्सेप्ट करती हैं। फिर हमने बात की आईडीएफ एनबीएफसी के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के बारे में। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है इसका काम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स देना। और ये अपना पैसा कहां से उठाती है? बेसिकली ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड होता है ये पैसा उठाता है, ये 5 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स को इश्यू करता है और उसके थ्रू इसके पास में पैसा आता है और उस पैसे से ये लॉन्ग टर्म लोन्स देता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो माइक्रो लोन्स देती हैं, छोटे छोटे लोन्स देती हैं। इनको एस्टेब्लिश किया गया था मालेगांव कमेटी के रिकमेंडेशन पे। फिर एनबीएफसीज होती हैं जो कि फैक्टरिंग के बिजनेस में होती हैं। फैक्टरिंग का बिजनेस क्या होता है वो हमने समझ लिया। फिर ऐसी एनबीएफसीज
जिनका 90% बिजनेस जो है वो मॉर्टगेज गारंटी बिजनेस से आता है, उनको बुलाया जाता है मॉर्टगेज गारंटी कंपनी। इनके पास में नेट फंड कितना होना चाहिए? 100 करोड़। और फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो कि हाउसिंग को फाइनेंस करती हैं। पहले इनको रेगुलेट किया करता था एनएचबी, लेकिन आज की डेट में इनको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। देखो ये हो सकता है जब पढ़ते हो आप तो डिफिकल्ट लगे, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है, 4-6 बार आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी नोट्स मेकिंग, कि आप कितना बेहतर तरीके से नोट्स को बना सकते हो, कितना कंसाइज और कितना छोटा नोट्स बना सकते हो, ताकि कभी भी आप उनको उठा के रिवाइज कर सको। तो नोट्स बहुत ढंग से बनाना। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है कि बैंक्स और एनबीएफसीज के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। 2-3 डिफरेंसेस तो हमने पढ़ लिए हैं। बैंक्स जो हैं वो डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, एनबीएफसीज जो हैं वो डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं। एनबीएफसीज जो हैं वो चेक्स को इश्यू नहीं कर सकते हैं, बैंक्स जो हैं वो चेक्स को इश्यू कर सकते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है वो एनबीएफसीज के पास में अवेलेबल नहीं होती है, बैंक्स के पास में डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल होती है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी क्या होती है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बातचीत की हुई है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी क्या होती है। और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं बिकॉज अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आपको नाम से समझ में आना चाहिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी। ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है ये बैंक्स के पास में अवेलेबल होती है, एनबीएफसीज के पास में अवेलेबल नहीं होती है। ये जो सीआरआर है, ये जो एसएलआर है, बैंक्स तो इसको मेंटेन करते ही करते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन है, लेकिन ये जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जो सीआरआर है, ये जो एसएलआर है, इसको एनबीएफसीज को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। सीआरआर को तो बिल्कुल ही मेंटेन नहीं करते हैं। एसएलआर को अगर मेंटेन करना भी पड़े तो जरूरी नहीं है जिस सेंस में बैंक्स एसएलआर को मेंटेन करते हैं उसी सेंस में एनबीएफसीज को भी मेंटेन करना हो, उसके टर्म्स को चेंज किया जा सकता है। ये जो बैंक्स हैं इनको रेगुलेट किया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के तहत। ये जो एनबीएफसीज हैं इनको रेगुलेट किया जाता है कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 एंड कंपनीज एक्ट ऑफ 2019। अच्छा, जो बैंक्स हैं उनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट 74% तक अलाउड है, वो भी प्राइवेट सेक्टर के लिए। और ये जो एनबीएफसीज हैं अभी हमने पढ़ा, इनमें 100% एफडीआई अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक्स और एनबीएफसीज के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, और ये डिफरेंस ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स शायद ही पूछे जाए, लेकिन हाँ डिफरेंस पूछ सकते हैं। एनबीएफसी होती क्या है वो पूछ सकते हैं, तो डिफरेंस को दोबारा से देख लो। बैंक्स जो है डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, एनबीएफसीज डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। बैंक्स जो है वो चेक्स को इश्यू कर सकते हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है वो बैंक्स में लागू होता है, लेकिन ये जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है वो एनबीएफसीज पर लागू नहीं होता है। एनबीएफसीज जो वो चेक्स को इश्यू नहीं कर सकते हैं। ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है वो बैंक्स के पास में अवेलेबल होती है, लेकिन एनबीएफसीज के पास में अवेलेबल नहीं होती है। सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करना लीगल ऑब्लिगेशन है बैंक्स के ऊपर, लेकिन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स सीआरआर एसएलआर इनको मेंटेन करना एनबीएफसीज के लिए जरूरी नहीं है। बैंक्स को रेगुलेट किया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के तहत, और ये जो एनबीएफसीज हैं इनको रेगुलेट किया जाता है कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 और कंपनीज एक्ट ऑफ 2019 के तहत। ये जो बैंक्स हैं उनमें 74% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है, वो भी प्राइवेट सेक्टर के लिए, और एनबीएफसीज में 100% एफडीआई अलाउड है। और इसी के साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो सेशन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको ढंग से नोट्स बनाने होंगे, 2-4 बार रिवाइज करना होगा और आपको सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।